अब हम बात करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है हम अवधियां कैसे तय करते हैं। मतलब जो डेट है, जो हम कहते हैं ना अवधि, कितना से कितना टाइम में क्या हुआ, इसको हम तय कैसे करते हैं कि कौन सा टाइम या कौन सी अवधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी अवधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको तय कैसे करते हैं। तो इस बारे में कहा जाता है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जिनका नाम था हमारे पास लिखा गया है जेम्स मिल। तो जेम्स मिल क्या थे? ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये एक अर्थशास्त्री भी थे और राजनीतिक दार्शनिक भी थे, पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। ने तीन विशाल खंडों में तीन बड़े बड़े खंड लिखे जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास जो उन्होंने किताब लिखी है, ये तीन अलग अलग खंडों में लिखने का काम किया है, मतलब तीन पार्ट में लिखा है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन तीन कालखंड में बांटा था। मतलब ये हुआ कि भारत में जो शासन किए गए, वो पहला शासन था हिंदुओं का था, उसके बाद मुसलमानों का हुआ और उसके बाद ब्रिटिश का हुआ। ऐसा यहाँ पर जेम्स मिल के द्वारा बताया गया है, अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में बताया गया। इस कालखंडों में इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? मतलब ये कहना चाहता है कि यहाँ पर जो डेट को बनाया गया है कि यहाँ पर 1817 में जो जेम्स मिल ने अपनी किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें इनके द्वारा भारत को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश जैसे तीन पार्ट में जो बांटा गया, क्या ये सही है? तो है तो कितना सही है? आइए अब इसी टॉपिक पे बात करते हैं। कहता है इतिहास को हम अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय तत्व जो सेंट्रल मेन की पॉइंट होता है, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम में क्या हुआ, एक निश्चित समय काल में क्या हुआ, बस हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। समय को बांटना मतलब ये हुआ, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टाइम है, हमने टाइम ए से टाइम बी के बीच में क्या किया, इसको हम टाइम में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम ज़्यादातर सोने का काम करते हैं रात को, तो हमने टाइम डिसाइड कर दिया कि हमारा सोने का टाइम रात को 12 बजे, 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे या 7 बजे तक के बीच में होता है। हमने एक टाइम डिसाइड किया और उसके बाद हम ये करते हैं, फिर वो करते हैं, फिर वो करते हैं, हमारा काम होता है ड्यूटी जाना आना, ऐसे कई सारे काम को हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी हमने समय को बांटने का काम किया है। और ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि अतीत में हमारे विचार कैसे थे। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। जैसे कि अब ये जो हमारे पास ए से 20, सॉरी हम इसको ले लेते हैं 6 से 7 का जो घंटा था, ये घंटा खत्म हो गया। अब इसके बाद जो 7 से 8 का जो टाइम आने वाला है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमें देखना बहुत ज़रूरी माना जाता है। कहता है यहाँ पर आगे, मील को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि भारतीय समाज में अभी भी विकास नहीं हुआ है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह का ही राज चलता था। मतलब भारत में पहले जिनका शासन था उनका नाम क्या था? हिंदू थे और मुसलमान थे, इन्हीं दोनों का शासन देखने को मिल जाता है। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, बैर मतलब होता है लड़ाई, जातिगत बंधनों, जाति के आधार पर लोग बंधे हुए थे, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। लोगों का मानना था कि केवल और केवल हमारी जाति ही सब कुछ है, हमारा वर्ग, हमारा धर्म, यही सब कुछ है। और इसी में सब लोग लगे रहते थे और इसी के आधार पर पहले के टाइम में केवल और केवल दो ही यहाँ पर राजा हुआ करते थे, जो हिंदू थे और मुसलमान थे, और ये चारों तरफ फैले हुए थे।
और इन्हीं का यहाँ पर क्या था, बोलबाला देखने को मिल जाता है। आगे कहता भी है, यहाँ पर देखो कहता है क्या, कहता है मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मतलब मील ने लोगों को ये बताने का कोशिश किया है कि ब्रिटिश ही वो शासन था जो भारत को क्या करेगा, तो सभ्यता की राह पर ले जाएगा, अर्थात भारत को सिविलाइज बनाएगा, ऐसा मील ने कहा था। लेकिन हमारी सभ्यता तो हजारों सालों पुरानी है, क्योंकि हमारे सभ्यता के इतिहास और आज भी हमारे गीताओं, पुराणों, महाभारतों में देखने को मिल जाते हैं। तो क्या हमारी सभ्यता खराब थी, जो मिल ऐसा कहता है कि ब्रिटिश शासन ने भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था? इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, मतलब यूरोप के जो कल्चर होते हैं उनको फॉलो किया जाए, उनके कला को, संस्थानों को और कानूनों को लागू किया जाए। मतलब ये कहना चाहता है, मील कहना चाहता है कि ब्रिटिश भारत को सभ्य तभी बना सकता है जब भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानून को लागू किया जाए। मतलब सिंपल सी बात है कि हम पूरी तरह से ब्रिटिश के अंडर में काम करना चालू कर दें। यदि हम ब्रिटिश के अंडर में काम करना चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही हम क्या हो जाएंगे, उनके गुलाम हो जाएंगे। यही बात इसमें बताना चाहता है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। सॉरी, थोड़ा छूट गया इसमें, आगे कहता है इसमें थोड़ा सा कि मिल ने जो यहाँ सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सहारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था, ऐसा मिल का मानना था। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। ये बात सही है कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ही भारत में रेलवे का विकास किया, सड़कों का विकास किया, जिसे आज हम नेशनल हाईवे कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, वो ब्रिटिश सरकार की ही देन है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें के दिए गए चीज़ों को ही आज हम डेवलप कर रहे हैं, आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में विकास का कुछ जो रास्ता था वो ब्रिटिश लेकर के ही आए थे। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, ऐसा मिल ने कहा। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। उनका मानना था कि जब अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे तो यहाँ सभी के सभी लोग क्या थे, अंधकार में जी रहे थे। लोगों को भरोसा नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, मतलब पूरी तरह से जिंदगी अंधकार में थी। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? नहीं। हम यदि अंधकार में होते तो फिर हमारे पास हजारों सालों के पहले मेजरमेंट सिस्टम, बिल्डिंग बनाने का सिस्टम, इसके साथ साथ हमारे पास बहुत दूर तक अर्थात उपग्रहों को, ग्रहों को देखने की क्षमता, ऐसे चीज़ हमारे पास कहाँ से आते? हमने पहले ही अपने अर्थ के रोटेशन के बारे में, टाइम टेबल के बारे में, सबके ग्रहण के बारे में सब कुछ जानकारी हासिल कर लिया था हम लोगों ने पहले। शल्य चिकित्सा, ऐसे सर्जरी के बारे में हमने सब कुछ पहले ही अध्ययन कर लिया था। तो क्या हम अंधकार में थे? नहीं, हम अंधकार में नहीं थे। तो इनके द्वारा ये जो धारणा दिया गया मिल के द्वारा कि भारत अभी अंधकार में है और अंग्रेजी शासन आएगी तभी ये सभ्यता को बढ़ा पाएगी, ये बातें गलत है। क्या इतिहास के इस दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? ये बात गलत है। क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? चलते थे। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो शासक उस समय के लिए सभी लोगों के चहीता था, ऐसा नहीं है। वो शासन डिपेंड करता है शासन के तरीके पर कि क्या वह डेमोक्रेटिक है, मोनार्की है, या फिर वह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इस पर डिपेंड करता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये करना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। मतलब कहना चाहता है कि यदि हम ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि भारत में और जो शासक या राजाए उनका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ऐसा इनके द्वारा ये कहा जाता है। तो जो मिल ने लोगों को ये बताया है वो गलत है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, क्योंकि हर समाज में एक धर्म के लोग साथ में नहीं रहते थे।
अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते थे। अंग्रेजों के द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। मतलब उन्होंने के जो भारत के इतिहासकार थे उन्होंने बताया कि भारत का जो इतिहास है वो इन 3 वर्गों में बांटा गया है। और जो 3 वर्ग हैं वह है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के तौर पर हम इसे देखते हैं। इसे हम कहते हैं एशियंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया के नाम से देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इसकी कुछ समस्याएं हो सकती है कि किसको हम प्राचीन में ऐड करें, किसको हम मध्यकालीन में ऐड करें और किसको हम आधुनिक में ऐड करें। इतिहास को इन 3 खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। मतलब हमने जो अपने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में जो डिवाइड किया है, ये सोच हमारे दिमाग में जो आई वो भी पश्चिमी दुनिया से आई है, मतलब कि यूरोप से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। मतलब ये हुआ कि जो आधुनिक काल होते हैं, जब भी किसी देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन आता है तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, उस देश के अंदर साइंस आ चुका हो, उस देश के अंदर क्या आ चुका हो, तो डिबेट करने का पावर आ चुका हो, डेमोक्रेसी आ चुकी हो, यहाँ पर फ्रीडम आ चुका हो, यहाँ पर इक्वालिटी आ चुकी हो, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन आ चुका हो। यदि सारी चीज़ें किसी कंट्री में या देश या समाज में आता है तो हम कहते हैं कि वो समाज क्या है, आधुनिक हो रहा है। और ये जो वर्ड है ये कहाँ से आई, तो ये वेस्टर्न कंट्री से आती है। वेस्टर्न कंट्री मतलब यूरोप से आती है। अगला कहता भी है कि उनके लिए मध्यकालीन समाज को या मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषता नहीं थी। मतलब इस प्रकार की जो फैसिलिटी है वह मिडिएवल ईरा में नहीं देखने को मिलता है, मिडिएवल ईरा में ये देखने को नहीं मिलता है। कहता है कि हम अपने अध्याय के लिए आधुनिक काल की इस धारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं। गलत है, एकदम गलत है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो है वो सही है, कहीं और भी विकास हुआ था हमारे पास। आपने सुना होगा कि हमारे देश में पहले अच्छी खासी कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ करती थी। मतलब कि हमारे पास नाम सुना होगा दावा और उलूक। दावा और उलूक ऐसी एक कम्युनिकेशन सिस्टम थी जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का लेन देन किया करते थे। मतलब कि जैसे आज के टाइम में रेडियो हुआ करता है ना, पहले रेडियो नहीं था, लेकिन पहले इस प्रकार की व्यवस्थाएं जरूर थी। जैसा कि हम इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। ऐसा इसलिए ना क्योंकि इस समय लोगों के पास तो कोई अधिकार था ही नहीं। मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न टाइम की बात की जाती है कि इसमें डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, कहाँ है ये सब चीज़ें? क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास इक्वालिटी है ही नहीं, स्वतंत्रता या मुक्ति तो आपके पास है ही नहीं, छीन लिया गया। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो नहीं रहा क्योंकि हमारे पास टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया था, प्रगति के तौर पर ठप्पा था। तो यहाँ पर हम कैसे कहें कि हमारा विकास हो रहा था? इतिहासकार ने इसी युग को नाम दिया है औपनिवेशिक युग, कॉलोनियल ईरा नाम दिया गया है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कॉलोनियल ईरा क्या होता है, किसे कहते हैं, किस प्रकार से विकास होता है और किसका इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।